गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी। तो सही उत्तर होगा केरल। तो ये केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है पंपा नदी, जिसको भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर लिया गया है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना, नदी के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बहाल करना और स्थायी आजीविका प्रदान करना। पहले हम पंपा नदी की अगर बात करते हैं, मैंने आपको बताया ये केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है, उसके बाद है भारतपुड़ा और फिर ये तीसरी है पंपा नदी, जिसे पंबा नदी भी कहते हैं। इसे दक्षिणी भागीरथी या केरल की गंगा भी कहते हैं। जो यहाँ पे भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर है वो इसी के किनारे स्थित है। और बाकी इस योजना की अगर बात करें जिसमें इसको शामिल किया गया है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, इंग्लिश में बोलोगे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसकी शुरुआत होती है 1995 में। उद्देश्य है देश की नदियों में जो प्रदूषण है उसको कम करना और नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हो गया हाथी, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्निकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अनामुड़ी सोला नेशनल पार्क है। यहाँ पे इडुक्की डैम ये पेरियार नदी पर ही मिलेगा आपको। और दो क्लासिकल डांस है यहाँ के, कथकली और मोहिनीअट्टम। यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव हो गया। और ये भी देख लो, प्रश्न एग्जाम में आया था कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विशु उत्सव होता है। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट को भी ध्यान रखना कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल आपको केरल में मिल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें यहाँ से। तो एर्रालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, ये केरल में है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स जो कि जारी किया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, उसमें टॉप पे केरल रहा। केरल का पहला स्किन बैंक ये खुला तिरुवनंतपुरम में। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो केरल में है, ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। ये केरल के अल्लापुजा जिले में है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंद, 11वें नंबर के, उनका निधन हो गया। फेसलेस GST अधिनिर्णय, इंग्लिश में बोलोगे तो GST एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए अभी पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल। और केरल के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना केरल। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत इसने ये अचीवमेंट हासिल किया, ये भी ध्यान रखना, डिजी केरलम प्रोग्राम। और इसी से संबंधित ये 2-3 प्रश्न मैंने और लिख दिए, जैसे कि भारत का पहला साक्षर जिला कौन सा बना था? मल्लपुरम जो केरल में है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी थी? पुल्लमपारा पंचायत, ये केरल में है। या अगर पूछे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना था? मिजोरम बना था। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत? जो केंद्र का प्रोग्राम है उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त को। तो हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2024 में मनाया था। थीम क्या है? आर्यभट्ट टू गगनयान। तो ये दिन चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। और आपको पता है भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला ये दुनिया का चौथा देश बना था, या यूं कह दो साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। हमसे पहले 3 देश पहुंच चुके थे, चाइना, रशिया, अमेरिका। और चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 में। किस रॉकेट से? LV-M3M4। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को हम ये दिवस मना रहे हैं, नेशनल स्पेस डे। और जहां पे ये लैंड किया था उस साइट को हमने क्या बोला? शिव शक्ति पॉइंट बोला है। इसके साथ एक लैंडर, एक रोवर गया था। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर है प्रज्ञान। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया चंद्रयान 3 से संबंधित। बाकी डे वाला प्रश्न है। चलो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, 1 अगस्त को 4 दिवस होते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विदेश के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और उस अक्षय ऊर्जा दिवस भी होता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी होता है।
इस 21 अगस्त को भी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और विश्व उद्यमी दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो ये थे अगस्त के डेज, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा कंचन चक्रवर्ती ने। तो लेखिका हैं कंचन चक्रवर्ती, इन्होंने अभी अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। ये बुक कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे सौमित्र सेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े एक पुराने विवाद पर प्रकाश डालती है, उसके बारे में ये बुक लिखी है इन्होंने। बुक का नाम याद रखो, लेखिका का नाम याद रखो, खत्म करो। बाकी कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, इसको लिखा वी.एस. रवि ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, एस.एन. अहमद। बिलीवर्स दलीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पार्ट टू पावर को लिखा अभिषेक चौधरी ने। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया को लिखा दिनेश कुमार गुप्ता ने। द राइज ऑफ द हिटमैन को आर कौशिक ने। एम.एस. स्वामीनाथन द मेन वू फेड इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है, प्रेमबदा जयकुमार ने लिखा, सिंगापुर की है। और द कॉन्साइंस नेटवर्क को लिखा सुगाता श्रीनिवास राजू ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया को लिखा माधव ने। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसको लिखा प्रेम प्रकाश ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को लिखा डी वाई चंद्रचूड़ ने, ये हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वाई भारत मैटर्स को लिखा हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को लिखा संदीप मिश्रा ने। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में अब अगले साल से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम विधेयक पेश किया है, जिसके तहत सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक प्राधिकरण के अधीन होंगे। और केवल मुस्लिम ही नहीं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान को एक ही छतरी के नीचे एक ही जगह लाया जाएगा। और ये जो अभी गठित प्राधिकरण है, मतलब अथॉरिटी है, ये ही इन सभी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा। मतलब जो भी अल्पसंख्यक है वहां पे, उनके द्वारा स्थापित जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे उनको मान्यता यही देगा। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब उत्तराखंड लेकर के चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल वैसे आपको देखने को मिलेगी। विंटर कैपिटल देहरादून होती है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। तिहरी डैम आपको यहाँ मिल जाएगा भागीरथी नदी पर, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व है। और फूलदेई त्योहार होता है यहाँ पे। मक्खन महोत्सव, अंडूरी, हरेला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। पक्षी है हिमालयन मोनाल। फूल है ब्रह्मकमल। मछली है प्यूटीटोर महशीर। उसके अलावा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 ये मनाया गया उत्तराखंड के देहरादून में। देश का पहला साइकेड गार्डन कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ये हुआ देहरादून उत्तराखंड में। ऑपरेशन कालनेमी ये शुरू किया था उत्तराखंड ने फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 ये भारत में पहली बार होगा, याद रखना। उत्तराखंड के देहरादून में होगा। ठीक है, अभी अगस्त के लास्ट में होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा स्टारलिंक। तो अभी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की बात हो रही है। इसने अभी स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। स्टारलिंक आप जानते हो ना, ये एलन मस्क की एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। कई बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अभी UIDAI और स्टारलिंक के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता किस बारे में है? तो इस समझौते के अनुसार अभी UIDAI ने स्टारलिंक को सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी बनाया है। मतलब अब स्टारलिंक भारत में अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेगा, जिससे स्टारलिंक के लिए कस्टमर वेरिफिकेशन तेज यानी कि फास्ट, सेफ और इजी यानी कि आसान हो जाएगा। मतलब स्टारलिंक के कस्टमर्स अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको स्टारलिंक की सर्विस ज्वाइन करनी है तो आप उसे अपना आधार नंबर दीजिए, फिर UIDAI ये चेक करेगा अपने डेटा में और कंफर्म करेगा कि आप वही व्यक्ति हो या नहीं हो। मतलब स्टारलिंक को UIDAI से हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है या नहीं है। फिर स्टारलिंक फैसला करेगा कि उसे अपने कस्टमर को सर्विस देनी है या नहीं देनी है। ये इसका पूरा मतलब हो गया।
बाकी UIDAI की बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंग्रेजी में फुल फॉर्म हो गई, और इसके नए CEO अभी भुवनेश कुमार बने थे। और इसके बारे में आपको बताऊं तो इसकी स्थापना 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, उसके तहत की गई थी, और वर्तमान में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर के अंदर आता है। और UIDAI को 2016 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया था, और इसी ने 2009 में आधार लॉन्च किया था। इसके पहले अध्यक्ष का नाम भी याद रख लेना, नंदन नीलेकनी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो उसके रिजल्ट आ चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो इसमें टॉप पे मध्य प्रदेश रहा है। तो सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट आप याद रखना। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका पहला एडिशन था, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी 21 से लेके 23 अगस्त तक ये हुए थे, 3 दिन चले मतलब। और हुए कहाँ पे थे? जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर की डल झील है वहां पे इसका आयोजन हुआ था। मैस्कोट याद रखना, मैस्कोट क्या था? हिमालयन किंगफिशर था। बाकी मेडल लिस्ट की बात करोगे तो पूरी आपके सामने है। टॉप पे मध्य प्रदेश है, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रोंज यानी कि मेडल के साथ। दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे केरल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुए, कौन सा एडिशन था, और मेडल लिस्ट मैंने आपको बता दी, मैस्कोट बता दिया। अब खेलो इंडिया वाली बात है, तो चलो आपको ऐसे खाली नहीं जाने देंगे। अभी इस साल जो भी खेलो इंडिया से संबंधित गेम्स हुए वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो जरा, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है 2025 वाले। जैसे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वां संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, टॉप पे भारतीय सेना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, मैस्कोट इसका उज्ज्वला है, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को, और इसमें टॉप पे था हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी 7वां एडिशन हुआ, बिहार में हुआ, इसका मैस्कोट गज सिम्हा है, और टॉप पर इसमें महाराष्ट्र रहा। बाकी खेलो इंडिया बीच गेम्स भी अभी हुए थे, पहला एडिशन हुआ था कहाँ पे? दीव के घोगला बीच पर। इसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है, इसमें टॉप पे रहा था मणिपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी होने बाकी हैं, 5वां संस्करण होगा राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, तो सब मैंने आपको बता दिए, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, इसके उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। एक्चुअली में अभी गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की शक्तियां हैं, और मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह के बिना भी वे इनका उपयोग कर सकते हैं। और ये प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15, 15A और 15B के तहत लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों और विस्थापित समूहों को विधायी प्रक्रिया में समावेशिता सुनिश्चित करना। अच्छा, अब ये प्रश्न हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये अभी न्यूज में क्यों है इशू? एक्चुअली में हुआ क्या, 2024 में जो कांग्रेस लीडर हैं रविंद्र कुमार शर्मा, उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, और इसके तहत उन्होंने सवाल उठाया था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की सहायता और सलाह के नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, पूरे भारत में नॉमिनेटेड मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता या सलाह जरूरी होती है। पर मैंने आपको बताया ना, अभी गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में ये पावर पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल को, यहाँ के उपराज्यपाल को दी गई है। तो इन्होंने कहा ऐसे में इलेक्टेड गवर्नमेंट की वैधता पर सवाल उठता है। तो फिर इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, और उसी के उत्तर में सरकार ने ये कहा कि उपराज्यपाल को नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता या सलाह की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में 90 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और इन 5 में भी कहा गया कि 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे, और 1 व्यक्ति ऐसा होगा जो कि POK से माइग्रेट होकर के आया होगा। ठीक है, तो ये न्यूज थी, अभी चल रही है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ही नहीं देखेंगे, जम्मू कश्मीर की बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर ले जाना लाजमी है। तो ये रहा मैप में जम्मू। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने थे। डेप्यूटी CM सुरेंद्र चौधरी बने, और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अरुण पल्ली बने थे। यहाँ पे दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क है। कुछ महोत्सव हैं, हेरत महोत्सव, तवी महोत्सव, कंचोत महोत्सव, बंगास वैली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेला, चिनार बुक फेस्टिवल, ये भी श्रीनगर में लगा था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बना है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के ऊपर है ये। इसकी लंबाई मुझे बताओ आप लोग, इसकी लंबाई कितनी है? भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना यहाँ शुरू हुई। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पाने वाला 4था भारतीय शहर बना था कश्मीर। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित
69th नंबर का डिवीजन यानी कि मंडल ये कौन सा बना था? जम्मू डिवीजन। और ये जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीन होगा। इसके अलावा अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण हमने देखा भी था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना टॉप पे रही। और नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर विलोवेट, कश्मीर ट्वीड, क्रूवेल, कश्मीर चेन स्टिच, शिकारा और वागूव, इन सबको अभी जीआई टैग मिला था। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। ई सेहत ऐप अभी यहाँ पे लॉन्च हुई थी स्वास्थ्य सेवा के लिए। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का आयोजन अभी हुआ यहाँ पे। ये तो आज हमने पहला ही प्रश्न देख लिया था। बसोहली महोत्सव ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में, और इस बार इसका आयोजन रामायण की थीम पर किया गया। ठीक है, सब ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर से सारे संबंधित करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज कराए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में अनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर पाई गई? तो आंसर होगा शहरिया। तो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और ये बताया कि जो सहरिया ट्राइब है उन लोगों में टीबी होने के कारण उनके डीएनए से जुड़े हैं। मतलब टीबी अनुवांशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी टीबी ट्रांसफर हो रहा है। ये तो गंभीर बात है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, क्या हमने पढ़ा है कि टीबी तो भैया बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको खोजा था रॉबर्ट कॉच ने, यही हम लोगों ने पढ़ा है। पर अभी बीएचयू का क्या कहना है कि भैया ये अनुवांशिक भी है और मुख्य रूप से सहरिया जनजाति में ऐसा पाया गया है। सहरिया जनजाति की बात करें, मध्य भारत में ये पाई जाती है, मोस्टली मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ये पीवीटीजी में आती है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। भारत में टोटल कितने पीवीटीजी ग्रुप है? 75 है, याद रखना। और टीबी की अगर बात करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की, तपेदिक, ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। कौन सी वैक्सीन है? कई बार एग्जाम में आता है बीसीजी, फुल फॉर्म में आता है एग्जाम में, बैक्लस कालमेटगोरिन। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को होता है। लक्ष्य इसको खत्म करने का हमारा 2025 है और निक्षय पोर्टल भी इसी से संबंधित है। बीएचयू की भी बात कर लें, स्थापना होती है 1916 में। इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा सर्जियो गौर को। तो अभी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर, इनको भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। और किन का स्थान लिया इन्होंने? एरिक गारसेटी की जगह ली है। ठीक है, तो याद रखना भारत में अमेरिकी राजदूत कौन बन गए अब? सर्जियो गौर। अमेरिका ले चलता हूं मैं आपको, ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी हो गई। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, 47 नंबर के। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेम्स डेविड वेंस, जेडी वेंस जिसे आप कहते हो। कुछ और प्रश्न देखोगे तो अभी चौथा जो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ। अभी 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया गया था, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप बने थे अभी रॉबर्ट फ्रांसिस, ये अमेरिकी हैं, इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी है। उन्होंने क्या नाम चुना? पॉप लियो 14। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में, उसकी याद में, किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? 8 मई। और गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की थी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही। और इसके पास पहले से थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो है ही सही। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार बनी थी राजा कुमारी। टाइगर क्लो अभ्यास अभी पहली बार हुआ था, वायुसैन्य अभ्यास है भारत अमेरिका के बीच में उत्तर भारत में। एआई डीफेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट पारित किया अमेरिका ने। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना, ये हम पढ़ लिया ऊपर, ये पढ़ लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो उसको नाम दिया था। और एलन मस्क के द्वारा अमेरिका में स्थापित राजनीतिक पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। और अभी पैन अमेरिका हॉकी कप ये हुआ था उरुग्वे में, उसको अर्जेंटीना ने जीता। मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी अर्जेंटीना ने जीता, हराया अमेरिका को। ठीक है, तो इन सब कारण से अमेरिका भी चर्चा में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु पर से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया? तो आंसर होगा रॉ कॉटन। तो अभी भारत सरकार ने अभी रॉ कॉटन से 11% इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। मतलब 11% का ये आयात शुल्क लगाते थे इस पे अभी पूरी तरह से इसको हटा दिया। ये डिसीजन अभी 19 अगस्त को लिया गया और 30 सितंबर तक ये लागू है। इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क क्या होता है? ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो भारत सरकार द्वारा इंपोर्ट गुड्स पर लगाया जाता है, जो भी सामान भारत में आता है दूसरे देशों से। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि वीकली करंट अफेयर्स का सेशन भी आज आने वाला है।
अब मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में, सब गड़बड़ हो गया। कल मैंने आपका डेली सेशन मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था, मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने वीकली बनाना शुरू किया था, और कल कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा लैग कर रहा था, बहुत हैंग कर रहा था। फिर भी ठीक है, धीरे 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 करके मैंने उसको तैयार किया। मेरे को कम से कम 6-7 घंटे लग गए, 11-12 बज गए थे उसको पूरा रेडी करने में। बहुत बुरी तरह से मर मर के सिस्टम चल रहा था। और पता है, मुझे सुबह मॉर्निंग में सोना होता है क्योंकि पूरा दिन भर का जगह, रात भर के जगह। लेकिन मैंने कहा इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। एक तो लैग कर रहा था, माथा वैसे ही गर्म हो रहा था, आंखें दर्द कर रही थी, सिर दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने कहा अगर बोल दिया एक बार वीडियो में तो ये जाना चाहिए। आप मानोगे नहीं, 11-12 बजे वो तैयार हुआ। फिर इसके बाद ऐसा क्या माथा खिसका, पता नहीं क्या हुआ, नींद में हुआ कि कैसे हुआ, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया। उसके बाद बस आप पूछो मत, और दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको बनाने की। मैंने कहा अब कल देखेंगे, ठीक है। तो वो कल वीडियो आ नहीं पाया इस कारण से, तो वीडियो आज आपको मिल जाएगा। बाकी क्विज मिल जाती है आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाती है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बन गए अजय सिंह। और अभी किस राज्य के प्रेमचंद पुखरामबम ने, या उनको अभी ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मणिपुर से हैं। फिर पूछा, नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल सूर्य को लॉन्च किया, आईबीएम। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य ये बन गया, केरल। नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की, स्वीडन। और अभी सस्टेनेबल पावर 1404 नाम से मिसाइल अभ्यास किया, ईरान ने। भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए, उत्तराखंड। ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भी दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की, तमिलनाडु। और बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए अभी यूयू टेस्ट के साथ अब कौन सा टेस्ट शुरू किया, तो ब्रोनको टेस्ट। और आखिरी प्रश्न था कि भारत की किस फिल्म को अभी बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया, शेप ऑफ मोमो। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथूट ये किसने शुरू किया, तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।